Hello everyone, this is Mr. K and here I am with the sixth part of the banking awareness video. The topic is non-performing assets. It's been a very long time जब मैंने banking awareness की video बीच में pause की थी because of the diversion with the work I was doing. So right now I'm continuing the part of banking awareness. So let's start with the assets. What is an asset? It is any resource owned by the business, anything tangible or intangible that can be owned or controlled to produce value. That is held by a company to produce the economic value is an asset. So क्या है सिंपली स्टेटेड एसेट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. सो अभी मैं डायरेक्टली से रीड करूंगा रिवाइज करने के लिए एंड दैट वुड बी एनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज अबाउट. फॉर banks assets are the loans and advances given to customers. If customers don't pay either interest or part of principal or both, the loan turns into bad loan. ओके, सो डिपॉजिट्स है वो बैंक में है तो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ होती है और लोन्स और एडवांसेस होते हैं वो होते हैं एसेट्स. लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. ओके, सो दो तरह के हैं इसमें, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो जो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, लोन एडवांसेस दैट रेगुलरली जनरेट इनकम फॉर बैंक्स आर क्लासिफाइड एज परफॉर्मिंग एसेट्स. ये स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं वहीं पे जहाँ पे लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days. सो हियर वी हैव टू कीप दैट इन अवर माइंड, लाइक 90 days इज द लिमिट. और ये सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं जिनको हम डाउटफुल और लॉस एसेट्स भी बोलते हैं. अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर लेते हैं जिनको सब स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोलते हैं. सो सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं? विच हैज़ रिमेन एनपीए फॉर पीरियड लेस देन, जो कि लेस देन और इक्वल टू 12 months, मतलब 90 डेज से लेकर 12 months तक के बीच में जो है. डाउटफुल एसेट्स में वो आते हैं, तीन कैटेगरीज है, D1 D2 D3, जो कि 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है जिनको. तो D1 में आता है जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, D2 में होता है 1 से 3 साल और D3 में आता है 3 साल से ज़्यादा. अभी बात कर लेते हैं कि लॉस एसेट्स क्या होते हैं. Loss assets, where loss assets has been identified by the bank or internal and external auditors or the RBI inspection that the loan amount collection isn't possible, the entire amount of the loan must be written off completely. Although the most common NPA are term loans, there are other loans. They are also in other forms, which are as follows. So overdraft और CC लिमिट जिसे बोलते हैं, OD और CC, तो ये अकाउंट लेफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज से ज़्यादा जिसको हो जाता है. एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात कर ली जाए, हुज इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स रिमेन ओवर ड्यू. शॉर्ट ड्यूरेशन जो होती है लोन ड्यू टू फॉर 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन होता है. अब जैसे कि शुगर केन हो गया, द बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days. तो नॉर्मली यही है कि 90 डेज़ की जो है लिमिट है, उसके बाद कोई भी जो लोन है वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए में अगर उसकी पेमेंट ना की जाए, उसकी इंटरेस्ट की है जो भी है. अभी लोन प्रोविजन ऑफ एसेट्स की बात कर ली जाती है. पहले जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया, इसमें 0.4% जो है जनरल प्रोविजन है. सब स्टैंडर्ड एसेट्स में ये 100% लोन पे कितना है प्रोविजन एसेट्स का वो बताया. सब स्टैंडर्ड एसेट्स में 15% है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स का और 25% है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स. डाउटफुल एसेट्स तीन तरह के हैं, इसमें जो है आपका प्रोविजन है एसेट्स का 25% है केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स में, D1 का 40 है D2 में और 100% है D3 में. आई मीन टोटल जब लॉस हो जाता है तो लॉस एसेट्स 100% प्रोविजन है. तो जनरल डिस्कशन था, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आई गेस इन माय ओपिनियन. अभी जस्ट जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई मीन कोई भी एग्ज़ाम है उसमें जनरली थोड़ा आइडिया होना चाहिए लाइक क्या चीज़ है. बाकी इसका असली पता होता ट्रेनिंग के टाइम में लगता होता. तो अभी बात कर लेते हैं, वैसे इसके लिए एक और वीडियो बन सकती है बट आई डोंट वांट टू लाइक, दो ही पेज है इसमें भी. सो आई फाउंड लाइक वी शुड, I guess we should go for another video for this. Yeah. No, I can continue it in this one only. ज़्यादा है नहीं, ये डिस्कस करूँगा. सो बेसल नॉर्म्स की बात कर ली जाती है, कॉर्ड भी जिसे बोलते हैं. तो बेसल इज़ अ सिटी जो कि स्विट्जरलैंड में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 मई 1930 में हुआ था विद अ कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन सब स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन. ठीक है. अभी बेसल नॉर्म्स जो है ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के थ्रू इशू हुई थी बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि 1974 में था. अभी G10 जो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज था, नाउ 45 मेंबर्स है इसमें और 28 जुरिडिक्शंस. अभी रिस्क देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क इन बैंकिंग. तो कौन कौन से टाइप के रिस्क होते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है. अभी सिस्टमेटिक रिस्क किस लिए होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बैंक्स होते हैं, अनअवॉइडेबल और अनडाइवर्सिफाइड होते हैं. वैसे ही अनसिस्टमेटिक जो रिस्क होते हैं विच कैन बी अवॉइडेबल एंड डाइवर्सिफाइड रिस्क होते हैं भी. क्रेडिट रिस्क की बात कर ली जाए तो क्रेडिट रिस्क वो होता है जिसमें बंदा अनेबल टू पे द लोन होता है और एंड बाय बोरोवर टू, अच्छा ये बोरोवर से लेंडर को होता है. ऑपरेशनल रिस्क की बात कर दी जाए ड्यू टू फेलियर इन को बैंकिंग सॉल्यूशन और फेलियर ऑफ इंटरनल प्रोसेस, बैंक की कोई भी ऑपरेटिंग जो उसमें कोई भी फेलियर होता है तो उसे ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं बैंक की तरफ से जो भी है. और मार्केट रिस्क की बात की जाए तो फॉल इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी और फॉल इन द प्राइसेस ऑफ एनी अदर कंपनी. तो ये चीज़ें आती है मार्केट रिस्क में. फिर बात कर लेते हैं बिजनेस रिस्क की. बैंक इनएबिलिटी टू जनरेट इनएडिकेट प्रॉफिट एज पर द टारगेट्स वो द बैंकिंग रिस्क. और एक और रॉन्ग स्ट्रेटेजी और फॉलो लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये भी बिजनेस रिस्क को जनरेट करता है. और अभी रेपुटेशन रिस्क की बात कर ली जाए तो पब्लिक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन बैंक ड्यू टू नेगेटिव परसेप्शन और इमेज दैट कुड बी क्रिएटेड विद और विदाउट एनी एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय द बैंक्स.
और लिक्विडिटी रिस्क की बात की जाए, व्हेन द बैंक इज नॉट एबल टू हैव इनफ कैश टू कैरी आउट इट्स डे टू डे ऑपरेशंस, तो लिक्विडिटी रिस्क। कंप्लायंस रिस्क की बात की जाए, व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस टू बैंक अराइजिंग फ्रॉम लीगल सूट्स filed अगेंस्ट द बैंक और बाय बैंक फॉर अप्लाइंग अ लॉ wrongly। सो ये था कंप्लायंस रिस्क। अभी बात कर लेते हैं फिर बेसल की। जो बेसल 1 थी वो 1988 में इंडिया ने एक्सेप्ट की, बेसल 1999 में। फोकस था क्रेडिट क्रेडिट रिस्क पे। मिनिमम कैपिटल एडिकेसी रेशियो थी 8% ऑफ RAW, जिसको रिस्क वेटेड एसेट्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक और टर्म है CAR, जो कि 9% थी। अच्छा, इसका जो प्राइमरी फोकस था वो क्रेडिट पे था। अ, और CAR जो है आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क है। तो जो कि इसका प्राइमरी फोकस था वो क्रेडिट पे था फेस बाय बैंक्स। और कैपिटल एडिकेसी रेशियो की बात की जाए, जो CAR है 9% जिसे हम बोल रहे हैं, उस टाइम पे थी। तो इसमें टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल्स आते हैं, को कैपिटल ऑफ बैंक्स जिसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कैपिटल हो गई। इन दोनों को मिला के बनता है कैपिटल एडिकेसी रेशियो। और इसका एक फॉर्मूला है, CAR इज इक्वल टू टीयर 1 प्लस टीयर 2 है RWA। तो RWA है रिस्क वेटेड एसेट्स। अभी क्रेडिट और मार्केट जो है ऑपरेशनल रिस्क है, इनको सबको मिला के जो है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स बनते हैं। वेसल 2 की बात की जाए, 2004 में आई है ना, इंडिया ने अडॉप्ट किया इसे 2009 में। और मिनिमम कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो थी वो 8% ऑफ RWA की थी, रिस्क वेटेड एसेट्स के। और जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है वो 8%, और RBI के थ्रू जो थी वो 9% रही। अभी इसके 3 पिलर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। तो हमने देख लिया मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी थी, 8%। RBI के द्वारा कहा गया कि 9%। अभी सुपरवाइजरी रिव्यू में देख लेते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट, टेकिंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ रिस्क दैट बैंक फेसेस। सो कौन से क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क हैं जो टॉकिंग अबाउट। और मार्केट डिसिप्लिन की बात की जाए, बैंक नीड्स टू मॉनिटर एंड डिस्क्लोज द CR रिस्क एक्सपोजर टू RBI। वेसल 3 के बारे में कर लेते हैं डिस्कस। ये 2010 में बनी और इंडिया ने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया 31 मार्च 2020। अभी ये क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क बेसिस पे थी। और मिनिमम जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है वो है 8% ऑफ RWA, रिस्क एसेट, रिस्क वेटेड एसेट। और RBI के द्वारा 9%। ये वही चीज़ है कि अगर इधर रेट है तो RBI 9 कर रहा है इसे। और कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% की। सो वैसे ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 10.5 और 11.5 इस तरीके से चल रहा है। ये मैंने रफली सा आइडिया लिया था कि कैसा है, और सेम वैसे ही चल रहा है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। लिवरेज रेशियो होती है एक, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग की सारी चीज़ें। काउंटर साइडिकल बफर 0.2% जो कि फिक्स नहीं होती है, और ये इस तरीके से चलती है। लिवरेज रेशियो 4.5%, लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं। सो दिस इज टोटली सेम, बस इसमें एनहांस्ड लग गया सब जगह। जो इसके 3 पिलर्स हैं बेसल, बेसल 3 के, वो बेसल 2 के जैसे ही हैं सब में, बट इसमें क्या है, एनहांस वर्ड यूज़ हुआ है। सो इसमें कैपिटल और लिक्विडिटी रेशियो आया इधर, जो कि नई चीज़ इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे। बाकी सब सेम सही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। थैंक यू, बाय।